कैसे बच्चों, उम्मीद करते हैं पहले से अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ये जो वीडियो है ये कक्षा 6 का विज्ञान का पाठ 5 तंतु से वस्त्र तक का लेक्चर वीडियो है, जिसमें हम ये जानेंगे कि पादप रेशे क्या होते हैं, रेशेदार पौधों के उत्पादन के लिए भूमि की क्या प्रकार होती है, सूती धागे की कताई, धागे से वस्त्र बुनाई बंधाई के बारे में जानेंगे और वस्त्र सामग्री का इतिहास का एक परिचय हम इसमें पढ़ेंगे इस पाठ में। तो बच्चों, तंतु क्या होता है हम जानने की कोशिश करते हैं। इसमें बताया गया कि दीपावली का एक त्योहार आने वाला होता है और मैडम बच्चों से पूछती है कि पहनने के लिए नए कपड़े कहाँ से लोगे, क्या खरीदोगे। तो रीतु खुश होकर शिक्षिका को बताया कि माँ के साथ बाजार गई थी, उसने कढ़ाईदार एक रेशमी सलवार कुर्ता और जारजेट का दुपट्टा तथा भाई के लिए कुर्ता पैजामा खरीदा। शिक्षिका ने रीतु से कहा, यदि माँ के घर के लिए कोई भी सामान खरीदा तो रीतु ने कहा, घर के लिए माँ ने चादर, पर्दे, पायदान, कालीन, दिए की बाती बनाने के लिए भी खरीदी है। शिक्षिका ने पुनः बच्चों से पूछा कि क्या कभी आपने जानने का प्रयास किया कि ये चादर, कपड़े जो होते हैं किन चीजों से बनी होती है। ये वस्तुएं मूल रूप से रेशे से बनी होती हैं। मैडम ने बच्चों से पूछा कि क्या आप ये जानते हैं कि ये कपड़े, चादर, पायदान आदि वस्तुएं किन चीजों से बनी होती है, कैसे बनाई जाती हैं। तो मैडम ने बच्चों को बताया कि मूल रूप से रेशों से बनी होती है। ये रेशे अलग अलग प्रकार के विभिन्न पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। ये रेशे अलग अलग पौधों से, जीव जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। इसीलिए हम इस इकाई में, इस पाठ में पादप रेशों से विभिन्न प्रकार के वस्त्रों, उनकी प्राप्ति स्रोतों और वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। पहला जो है आपका पादप रेशा, कपास और जूट। हम ये देखते हैं रेडीमेड जो कपड़ा आता है, जो हमारे मम्मी पापा खरीद के लाते हैं, वो सूती वस्त्र, रेशमी, ऊनी और नायलॉन, पॉलिस्टर आदि से बना होता है। कुछ इसमें पौधों से रेशे प्राप्त से बनाए जाते हैं, कुछ जंतुओं से प्राप्त रेशों से बने होते हैं और कुछ मनुष्य जो स्वयं निर्माण करता है, कृत्रिम रेशे बोलते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, डेक्रान इत्यादि, वो निर्मित कृत्रिम रेशे बोलते हैं। पौधे के किसी भी भाग, तना, बीज, पत्ती, फल आदि से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशे पादप रेशे कहलाते हैं। पादप रेशे क्या होते हैं? पेड़ पौधे के किसी भी भाग, तना, बीज, पत्ती, फल से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशे को हम पादप रेशे बोलते हैं। और जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसे हम जावंत रेशे या तो जंतु रेशे बोलते हैं। जैसे कि ऊन जो है भेड़ के बालों से पाया जाता है और रेशम के धागे जो होते हैं रेशम के कीट के कोकून से प्राप्त होता है। क्लियर? इसके अतिरिक्त मानव जो है कृत्रिम ढंग से पेट्रोलियम उत्पादों के जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा परिवर्तनों पश्चात कोई भी रेशा जो बनता है उससे मानव निर्मित रेशे या कृत्रिम रेशे बोलते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयान, डेक्रान, टेरिलीन एटसेट्रा इत्यादि। मतलब ये आपका मानव निर्मित। रुई देखिए कहाँ से मिलता है? कपास से। कहाँ से? बीज से। कपास के बीज से रुई जो है कपास के बीज से मिलता है।
जूट जो होता है, जूट वाला बोरा आप देखे होंगे पहले आता था, आजकल तो मिनी बैग्स आ रहे हैं प्लास्टिक वाले। पहले जूट के बोरे में कोई अनाज आता था, दाल चावल जूट के बोरे में आता था। तो किससे बना होता था? एक पौधा पटसन होता, सनई, वो उस सनई के तनों से बनता है। जूट का बोरा होता है, गोल्डन हेम्प भी बोलते हैं इसको, पटसन, सनई, उसके तनों से जूट मिलता है। फ्लैक्स से जो होता है किससे मिलता है? ये अलसी या तीसी के तनों से मिलता है। नारियल का जो होता है, नारियल क्वायर, नारियल जो ऊपर उसका रेशा लगा होता है ना, उसको हम क्वायर बोलते हैं। फल से, नारियल का जो फल होता है ऊपर क्वायर लगा होता है, उससे मिलता है, उससे रस्सियां बनाई जाती है। आपने देखा होगा जब मकान बनता होगा, बांस बांधने के लिए जो रस्सी आती है वो नारियल से बनी होती है, नारियल के रेशे से। क्लियर? अब हम आते हैं बनता कैसे है। बीज से मान लीजिए मिल गया, तने से मिल गया, नारियल के क्वायर से। इसके बाद इसका प्रक्रियाएं क्या होती, क्या क्या चीज होता है उसको हम देखेंगे। हम दर्जी की दुकान पे यदि गए होंगे तो कपड़ा काट के सिलता है, उसी तरह जब हमको ये रेशा मिल जाता है, पादप रेशा, हम कपास की बात करते हैं, कपास के बीज पे जो रेशे निकलते हैं, बाल निकलते हैं, कपास की बीज के बाल जो होते हैं, उससे जो कपास मिलता है उसको पहले इकट्ठा किया जाता है, फिर मशीन के द्वारा उसको छोटे छोटे रेशे बनाए जाते हैं, फिर इसकी बुनाई होती है। तो उसी तरह बुनाई के बाद कपड़ा मशीनों द्वारा तैयार किया जाता है। देखिए हम एक एक करके पढ़ेंगे। सूती कपड़ों का कतरन में विधिवत दृश्य खींचना और कपड़े से धागे निकालना। जब कटा रहता है, अभी हम दर्जी के यहाँ जा रहे हैं, एक कपड़े का टुकड़ा लेते हैं चौकोर में, तो किनारे किनारे निकालते हैं तो एक एक रेशा निकलता है, स्क्वायर शेप में होता है। जैसे ये फिगर में देखिए, ये रहा, और हम इसको निकाल रहे हैं, ये आपका इस तरह से देखने को मिलता है। कपड़े से धागा निकलता है, फिर धागे से रेशा। इस प्रकार हम तंतु से क्या बनाते हैं? धागा बनाते हैं, धागा से कपड़ा, कपड़ा से वस्त्र। जब हम तंतु में ले आते हैं फैक्ट्रियों में, उसका हम धागा बनाते हैं, धागा के बाद हम कपड़ा मशीन द्वारा बुनाई करते हैं, फिर उसको हमें फाइनली होता है दर्जी के कट करके पैंट शर्ट या तो जो भी ब्लाउज, जो भी मम्मी पापा लोग बनवाते हैं, तो कपड़ा तन रखने के लिए, वो आपका वस्त्र कहलाता है। कपास क्या है इसे देखते हैं। मेन हमारा जो क्या है, रेशेदार पौधे के उत्पादन के लिए भूमि के प्रकार। कपास जो है एक प्रकार का पादप है, पादप रेशा है, जिससे कपास पौधे के बीज बिनौले से प्राप्त किया जाता। बीज होता है, दिखाएंगे नीचे बिनौला होगा इसका, ये देखिए बिनौला होता है, बिया होता है, उसके बाद ये देखिए बिया, इसके ऊपर बाल आएंगे, ये होगा, इसी को इकट्ठा किया जाता है तो हमको कपास मिलता है। कपास क्या होता है? रुई एक पादप रेशा है जिसे कपास पौधे के बीज से प्राप्त किया जाता है। इसका उत्पादन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और गुजरात में होता है। काली मिट्टी जो होता है इसके लिए लाभदायक होती है। काली मिट्टी जो है लाभदायक होती है। तो काली मिट्टी जो है आपका महाराष्ट्र और गुजरात रीजन में पाई जाती है। अन्य राज्य जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब के राज्यों में भी प्रमुख रूप से खेती की जाती है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, उष्ण जलवायु, तापमान कितना होना चाहिए? 21 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होनी चाहिए। काली मिट्टी में नमी को अपने अंदर बनाए रखने की क्षमता, जो काली मिट्टी होती है ना, अपने अंदर नमी बनाए रखने की क्षमता होती है, पानी सोखने का, एब्जॉर्प्शन का इसकी कैपेसिटी होती है, इसलिए इसे सामान्य वर्ग
सा ही कपास की खेती के लिए लाभकारी होता है। कपास के बीज बसंत ऋतु के पूर्व में बोए जाते हैं। बसंत ऋतु के पहले कपास के बीज बोए जाते हैं। लगभग 2 महीने बाद मतलब अप्रैल मई में कपास की झाड़ी तैयार की जाती है, फूलों से भर जाती है। हफ्ते भर में फूल में दलपुंज आ जाते हैं और नींबू के आकार का हरे फल दिखा, जैसे नींबू होता है ना, उसके फल आ जाते हैं। फल के अंदर कपास के 3-4 बीज होते हैं। जो कपास का फल होता है उसमें 3-4 बीज होते हैं, जिसको हम बिनौला बोलते हैं। प्रत्येक बिनौले के सतह अनेक अनेक सफेद रंग के रेशे निकलते हैं, सफेद सफेद बाल नुमा निकलते हैं। जो पूर्ण रूप से परिपक्व फल के फटने पर अधिकारी कपास तंतुओं से ढके बिनौले दिखाई देने लगते हैं, इन्हें कपास गोलक बोलते हैं। जब बीज फट जाता है, रेशे आ जाते हैं, इसको फिर हम क्या बोलते हैं, कपास गोलक बोलते हैं। मुख्यतः कपास गोलकों कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। हस्त चयन मतलब हाथ द्वारा निकाला जाता है। इस प्रकार से कपास गोलकों से कपास के बीज बिनौले पृथक करने की प्रक्रिया को कपास ओटना बोलते हैं। जो बिनौले से कपास को अलग करते हैं तो उसको हम कपास ओटना बोलते हैं। यदि हम ट्रेडिशनल व्यू से कपास हाथों से ओटी जाती थी, मतलब निकाला जाता था, लेकिन आजकल वो मशीन आ गए हैं, मशीन का प्रयोग किया जाता है। रुई का उपयोग, रुई बोलते हैं उसे, रुई का उपयोग सूती कपड़े बनाने, चादर, पर्दे बनाने में किया जाता है। गद्दा, तकिया, रजाई भरने के लिए रुई का प्रयोग होता है। कपास से विभिन्न प्रकार के कागज भी बनाए जाते हैं। कपास से विभिन्न प्रकार के कागज भी बनाए जाते हैं। इतना क्लियर? कुछ और भी जान लेते हैं। कपास के बिनौलों से तेल भी निकाला जाता है। ये जो कपास का बिनौला होता है ना, जब हम रेशा निकाल लेते हैं उसके बिनौले में तेल होता, तेल निकाला जाता। तेल निकालने के बाद और जो बिनौले का होता खली होता है, जैसे सरसों की खली होती, सरसों से तेल निकालने के बाद जो खली बचती पशु के लिए यूज होता है, प्रयोग होता है, उसी तरह इस बिनौले को भी पशु के चारे के रूप में दिया जाता है, जो अधिक पौष्टिक होने के कारण इन्हें पशुओं की दूध देने की गुणवत्ता बढ़ जाती है। बीटी कपास, ये हमेशा न्यूज में हो रहा था कि बीटी कपास होता क्या है। बच्चों इसमें क्या होता है, पिछले 30-35 सालों से आधुनिक तकनीकी जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कपास की एक ऐसी प्रजाति विकसित की गई है जिसे बीटी कपास कहते हैं। बीटी कपास का फुल फॉर्म होता है बैसिलस थुरिनजेन्सिस कपास। बैसिलस थुरिनजेन्सिस कॉटन बोलते हैं, बीटी कॉटन बोलते हैं इंग्लिश में। इस कपास के पौधों के सैकड़ों टॉक्सिन उत्पन्न करने की क्षमता है, जिसके कारण फसलों के कीट पतंगों से रक्षा होती है। इस बीटी कॉटन में क्या होता है, सैकड़ों टॉक्सिन उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिससे इसके ऊपर जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कीट पतंग होते हैं, नहीं लगते। इससे कपास की सुरक्षा होती है। देसी कपास की तुलना में इसमें न केवल कपास की उत्पादकता बढ़ती, परंतु इसकी गुणवत्ता भी अधिक हो जाती है। देसी कपास, इसका यदि हम तुलना करें तो ये तो मतलब डिजीज रेसिस्टेंट है ही है, दूसरी की इसका जो क्वालिटी है वो भी बेटर है, और प्रोडक्टिविटी उत्पादकता जो है वो भी कहीं देसी कपास से अधिक है। भारत में पिछले 15 वर्षों से कई राज्यों में बीटी कॉटन की खेती हो रही है। 15-20 वर्षों से, हमें जहाँ तक मान है 2006 में बीटी ब्रिंजल आया था, बीटी बैगन और बीटी कपास की बात हो रही है। 2005-6 में कक्षा 9-10 में था, तो उस समय न्यूज में पढ़ता था, जिसे बीटी कपास की खेती होती भी है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश प्रमुख है। इतना क्लियर? जूट पटसन, जूट क्या है, एक प्रकार का पादप रेशा है जो सनई से प्राप्त होता है। सनई के तने से हमें प्राप्त होता है, सनई याद रखिएगा, सनई के तने से। कपास जो है बीज के बिनौले से प्राप्त होता है। भारत में जूट की प्रमुख खेती पश्चिम बंगाल में होती है। जूट जो है प्रमुख खेती पटसन में, और सनई की प्रमुखता खेती जो होती है वो आपके पश्चिम बंगाल, आसाम और
पूर्वोत्तर बिहार में होती है। पटसन की खेती के लिए कछार की मिट्टी मतलब जड़ों मृदा की आवश्यकता होती है, अधिक उपयुक्त होती है। जलोढ़ मिट्टी में कपास, ये आपका पटसन जो है जूट ज्यादा होता है। पटसन के जो बीज होते हैं वर्षा ऋतु में बोए जाते हैं। पटसन के लिए 3 माह का लगभग समय दिया जाता है जब इसमें फूल आते हैं। पटसन के जो पौधे होते हैं वो 8 से 10 फीट लंबे होते हैं और 3 महीने बाद इसमें फूल आने लगते हैं। सामान्यतः पटसन का फसल पुष्पन अवस्था में ही काटते हैं। जब फूल फूलने लगते हैं तभी इसको काटते हैं। बस इस अवस्था में पटसन के जो तने होते हैं वो लचीले होते हैं और जूट के मजबूत रेशे प्राप्त किए जा सकते हैं। अधिक समय हो जाने पर पटसन के तने दृढ़ हो जाते हैं, उसे जूट के रेशे निकालना कठिन हो जाता है। हम अधिक समय देंगे, यदि मतलब फल उल आने का लगेंगे, ज्यादा टाइम लगाएंगे तो इसका जो तना है ना वो दृढ़ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, जिससे जूट निकालने में कठिन हो जाता है, कठिनाई आती है। इस वजह जब इसमें फूल आने लगते हैं, पुष्पन होता है, तभी हम इसको तने को काट लिया जाता है। पटसन पादप के तने के जूट से कैसे अलग किया जाता है ये देखते हैं। फसल की कटाई के पश्चात पटसन की पादपों के शाखाओं की पत्तियों की सफाई कर तने के बंडलों में बांधकर तालाब या किसी स्थान पर रुके जल में डुबो दिया जाता है। पटसन को पत्तियों को अलग कर दिया जाता है, तने को तालाब में पानी जो रुका हुआ होता है उसमें डुबो दिया जाता है। 4-5 दिन तक उसमें रखा जाता है जब तक मुलायम भाग गल न जाए। जो मुलायम भाग होता है गल न जाए, रेशे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद यह क्रिया जल में पाए जाने जीवाणु द्वारा होती है। ये होती अलग कैसे किया जाता है, अलग पटसन का जो होता है वो जो जल में जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनके द्वारा ये प्रक्रिया पटसन की रेटिंग कहलाती है। ये पटसन की रेटिंग होती है। गले हुए पटसन के तनों को हाथों को झटक कर पीटा जाता है। जो गला हुआ पटसन होता है उसको निकालते हैं, फिर हाथों से झटक कर पीटा जाता है। तत्पश्चात जूट के तंतुओं को खींच कर निकाला जाता है। फिर उसमें से जूट के जो तंतु होते हैं उसको हम निकालते हैं और 6-7 फीट लंबा हल्के पीले रंग के चिकने और कपास के रेशम कुछ अधिक मजबूत होते हैं। ये 6-7 फुट के लंबे हल्के जो तंतु निकाला जाता है स्टेम से, तने से, तो वो 6-7 फुट का हल्का पीला रंग का होता है जो कि कपास की तुलना में मजबूत होते हैं। जूट का उपयोग रस्सी बनाने में, डलिया बनाने में, टाट बनाने में, टाट पट्टी बनाने में, दरी बनाने में, बोरा बनाने में किया जाता है। आजकल तो जूट के जो डेकोरेटिव आइटम्स हैं वो हमारा देश बाहर एक्सपोर्ट कर रहा, निर्यात कर रहा है। पश्चिम बंगाल में बहुत से स्वयं सहायता समूह जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं तो विभिन्न प्रकार के सजावट के सामान बनाकर जूट से उसको बाहर निर्यात करती हैं। सूती धागों की कढ़ाई। अब हम आते हैं सूती धागों की कढ़ाई। वस्त्र बनाने से पहले से कपास या जूट के तंतुओं को धागों में परिवर्तित किया जाता है। जैसे पेड़ से वस्त्र बनाने के पहले, कोई भी चीज मतलब वस्त्र या बोरा बनाने के पहले जो कपास है, जूट है, उनकी तंतुओं को धागे में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए स्वयं धागा बनाने का प्रयास करेंगे हम क्लास में। एक हाथ में हम रुई लेते हैं, दूसरे हाथ में अंगूठे तर्जनी के बीच रुई को चुटकी इस पकड़ते हैं और धीरे धीरे बाहर की तरफ खींचते हैं। रेशे का लगातार ऐंठते रहने से 2 भागों में बढ़ जाते हैं। पहले भाग को रहने देते हैं, दूसरे भाग को ऐंठने और धागे के रूप में बदल जाते हैं। दोनों भाग को बारी बारी से खींचने तोड़ने का प्रयास करते हैं। हम देखते हैं कि रेशे के अधिक ऐंठे हुए भाग को तोड़ने की दूसरे अपेक्षा अधिक बल लगाना पड़ता है। इसका अर्थ हुआ कि ऐंठनों से रेशों की मजबूती दी जाती है। जो ऐंठन आता है, जैसे 2 हम रस्सी लेते हैं, 2 धागा लेते हैं, आपस में देसी भाषा में कह लें कि पूरते हैं, उससे क्या होता है ऐंठन बढ़ती जाती है जिससे रेशे की मजबूती आती है। जैसे हम पूरते नहीं है दोनों साइड से लेके हाथ में, देसी भाषा में कह लें तो पूरने से क्या होता है ऐंठन आती है, ऐंठन से तंतुओं में मजबूती आती है।
रेशों से धागा बनाने में रुई का एक बूंद से रेशों खींचकर रेटते हैं। ऐसा करने पर रेशा पास आ जाते हैं। धागा बनाने प्रक्रिया को कताई बोलते हैं। जैसे दो रेशे हम लेते हैं, आपस में जब उनको मिलाते हैं धागों को, तो उसको हम मिलाने की ऐठन आ जाता है, मजबूती आ जाती है, धागा बन जाता है। इस प्रक्रिया को हम कताई बोलते हैं। पहले क्या होता था, चरखा होता था कताई करने के लिए। हस्त तकुआ गांधी जी वाला चरखा होता था। आप देखेंगे गांधी चरखा लेके इस टाइप में बैठे होते थे, और तकली होती थी, तो एक साइड से चलाते थे, वो बैठते जाते थे, तो वो बनता जाता था रस्सी। स्वतंत्रता आंदोलन समय राष्ट्र, ये देखिए आ गया ना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ब्रिटेन मिलों में आयातित कपड़ों को बहिष्कार किया और चरखे द्वारा हाथ से कते धागों को बनी वस्तुओं का उपयोग करके इस लोकप्रियता प्रदान किया तथा इस प्रकार से अपने वस्त्रों से खादी नाम दिया। खादी वस्त्र क्या होता है, जो स्वयं बनाते हैं। गांधी जी शुरुआत किए थे चरखा से, जो कपड़ा बनता था उसे खादी बोला जाता था, वहीं से खादी की शुरुआत हुई। धागे से वस्त्र कहते हैं। धागे से वस्त्र बनने की कई विधियां होती हैं, उनमें प्रमुख है बुनाई और बंधाई। जो धागे से कपड़ा बनता है उसमें विभिन्न विधियां हैं, जो प्रमुख है वो है बुनाई और बंधाई। पुराने कपड़ों से पतली पतली कई पट्टियां लंबी हम लोग काट लेते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, काट लेते हैं, कुछ पट्टियों को समांतर ढंग से सजा कर रख देते हैं, दूसरी पट्टियों को समांतर पट्टियों में से एक पट्टी के ऊपर और दूसरी पट्टी बगल वाली पट्टी के नीचे गुजरते हुए पिरो जाते हैं। इस प्रक्रिया क्रम में हम कई पट्टियों से यह क्रिया दोहराते हैं तो एक छोटी सी चटाई बनकर तैयार हो जाती है। जैसे चेस बोर्ड आपने देखा ना, चेस जो खेलते हैं, उसी तरह काला सफेद यदि हम धागा लें और एक ऊपर नीचे करके दाएं बाएं उसको बीनते जाएं, एक चटाई नुमा तैयार हो जाएगी। इसको हम रंग बिरंगी चटाई बन के तैयार हो जाती है। धागों के दो सेटों से आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को हम बुनाई करते हैं। जैसे मम्मी सीटर बुनती हैं, देखे होंगे ना, दो तीली लेके उस पर बिनती हैं, तो उसको हम बुनाई कहते हैं। गांव में सूती वस्त्रों की बुनाई हथकरघा हैंडलूम की सहायता से की जाती, जबकि इंडस्ट्रियल लेवल पे इसको बुनाई मशीनों द्वारा, पावर हैंडलूम द्वारा की जाती है। बंधाई, बंधाई अब देखिए आ गया ना, दो स्वेटर, जब मम्मी दो तीली स्वेटर बिनती हैं उसको हम बंधाई बोलते हैं, सलाई से या तीली बोलते हैं। बुनाई एवं बंधाई की प्रक्रिया, विभिन्न प्रकार के धागों से विभिन्न वस्त्र बनाए जाते हैं, ये क्लियर हो गया। वस्त्र सामग्री का इतिहास का परिचय। पहले क्या होता था, आदि मानव जब हुआ था तो जंगलों में ऐसे ही नग्न अवस्था में भटकता था, फिर वो पत्ता लगा के टहलता था। धीरे धीरे उसको जब समझ ज्ञान आया तो वस्त्र की तरफ बढ़ा, देखा, धीरे धीरे बनाने लगा। उसी को हम देखते हैं। प्राचीन काल में लोग पहनने से किस सामग्री का उपयोग करते थे, पहले लोग पत्ता लपेटते थे शुरू में, धीरे धीरे विकास हुआ, सोच बदली, समझ ज्ञान आया, तो धीरे धीरे लोग वस्त्र की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जो लोग बर्फीले इलाके में रहते थे तो वो जानवरों को मार के उसका जो चमड़ा होता था उसको उसके चमड़े से अपने शरीर को ढकते थे। और जो मरुस्थल क्षेत्र हैं तो वहाँ पे लोग कपड़ा कम पहनते हैं, और जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, रात मान लीजिए ठंड लग रही है तो वहाँ पे लोग कपड़ों का प्रयोग करते थे ठंड के टाइम। और जब गर्मी लगती थी प्राचीन काल में, जो भी वस्त्र हाथ से बनता था, पत्ता होता था पेड़ों का, बड़े बड़े पत्ते जैसे सागवान के हो गए और कुछ के हो गए, जानवर का चमड़ा होता था, उससे अपने शरीर को ढकते थे, ठंड ना लगे, गर्मी सर्दी बरसात से बचाते थे। कालांतर में मानव की कृषि कार्य शुरू किया तो उसने अपने घरों को सजाना स्टार्ट किया, तो उसके लिए भी कपड़ा उन्होंने वस्त्र का उपयोग किया। जैसे बीन के बोरा बिछाते हैं ना गांव में, बिनौना बनाते हैं, धान का जो
स्ट्रा होता है, डंठल होता है, सूप धान निकालने के बाद थ्रेसरिंग नहीं हुई होती, जो डंठल होता है उसका बिछौना या बिनौना बोलते हैं, बनाते हैं हाथ से। और रस्सी भी बनाते हैं धान के डंठल से, गाँव में देखे हैं। तो धीरे धीरे समय बीतता गया, विकास होता गया, तो लोग धीरे धीरे अपने आप को बदले। उसके बाद देखते हैं, भारतवासी रूमी से बने वस्त्र पहनते थे, गंगा नदी के निकट क्षेत्रों में उगाई जाती थी। अफ्रीका के नील नदी के किनारे फ्लैक्स की खेती होने के कारण तथा वहां रहने वाले लोग वस्त्रों को बनाए जाने इस प्रक्रिया तंतुओं का उपयोग करते थे। कटाई व सिलाई का ज्ञान होने के कारण मानव अपने शरीर को वस्त्रों को विभिन्न वस्त्रों से ढकने लगा। सिलाई की सुई का आविष्कार के साथ मानव ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने का कपड़ा तैयार किया। जब सुई का आविष्कार हुआ तो धीरे धीरे सुई से सिलने लगे। इस प्रकार सिले कपड़े का भी बहुत सी विभिन्नताएं आ गई। क्या आपने ध्यान दिया है, भारत में कुछ ऐसे जिनका उपयोग बिना सिलाई किया जाता है? बताइए क्या है बिना सिलाई उपयोग किया जाता है? साड़ी, धोती, लुंगी, पगड़ी आदि। परिधान के प्रकार, पहनने के ढंग विभिन्न संस्कृतियों की भी पहचान होती है। परिधान जो होते हैं, जो हमारे वस्त्र होते हैं, ये हमारे विभिन्न संस्कृतियों की पहचान होती है। जैसे हम राजस्थानियों को देखो, उनका रंग बिरंगा पगड़ी और घूंघट जो होता है गर्दन के नीचे तक, सीने तक, उनकी संस्कृति की पहचान है। महिलाएं जो होती हैं, घूंघट गर्दन के नीचे तक, सीने तक, मतलब हृदय तक, सीने घूंघट के नीचे गर्दन तक रहती है, मुंह नहीं दिखता है, ओढ़नी से वो ढके रहते हैं, उनका सांस्कृतिक पहचान है, परिधान है उनका, जो पहनावा है। आधुनिक वैश्वीकरण के दौर में वस्तुओं के संदर्भ सभी संस्कृति आपस में मिल होने लगा है। पहले अंग्रेज आते थे, हाफ पैंट पहन के टहलते थे 100 वर्ष पहले। अब हमारे इंडियन जो है हाफ पैंट पहन के टहल रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति को मिलान कर रही है, दोनों संस्कृतियां आपस में मिल रही हैं धीरे धीरे। इसी वजह से लोग कहते हैं कि हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, हम आधुनिक होते जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 देशों की संस्कृतियां, 10 देशों की संस्कृतियां, लोग आ जा रहे हैं, जो बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं, यात्रीगण आ रहे हैं देशाटन करने या तो घूमने, तो कहीं ना कहीं संस्कृति को, अपनी संस्कृति को हमारे यहाँ छोड़ रहे हैं और हमारी संस्कृति को वो लेके जा रहे हैं। तो 2 संस्कृतियों का मिलन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, परिधान में, खान पान में, हर चीज में कहीं ना कहीं। जैसे मुगल आए, हमारे यहाँ देश में पहले सूती कपड़ा होता था, मुगल आए तो ये बाहर से कुछ कपड़े लाए, मलमल का, रेशम का, ये सब। तो ये बाहर से आए हुए हैं, कुछ सब्जियां लाए, तो कहीं ना कहीं संस्कृति आपस में मिलजुल रही और एक नई संस्कृति को जन्म दे रही है। खैर उसे छोड़िए, आउट ऑफ क्वेश्चन बनता। हमने यहाँ क्या सीखा? वस्त्र धागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं या रेशों से बनाया जाता है। जो वस्त्र होते हैं वो धागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं या रेशों से बनाया जाता है। कपास पौधे के बीज से तथा पटसन के तने से क्रमशः रुई तथा जूट मिलता है। रुई किससे मिलता है? कपास के बीज से मिलता है, और जूट जो होता है पटसन या सनई के तने से मिलता है, जिन्हें हम प्राकृतिक रेशे बोलते हैं। रेशे तंतुओं की कताई के पश्चात धागा बनता है। रेशे या तंतुओं की कताई होती है तो उसके बाद धागा बनता है। तंतुओं को ऐंठ कर मजबूती प्रदान की जाने बाद उसको हम कताई बोलते हैं। धागों की बुनाई बंधाई से वस्त्र बनता है। जब धागा को हम बुनते हैं, बांधते हैं, बुनाई करते हैं तो वस्त्र तैयार होता है। धागों के 2 सेटों के आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। एकल धागे से वस्त्र बने प्रक्रिया को बंधाई कहते हैं। जब एक ही धागा वस्त्र बनाया जाए उसे हम बंधाई बोलते हैं। क्लियर? कपास के
जो बीज होते हैं उससे रेशा युक्त अलग करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम कपास ओटना बोलते हैं। पटसन के तनों में रुके जल के कुछ दिनों तक रखकर जूट के रेशों को ढीला करने की प्रक्रिया को हम रेटिंग बोलते हैं। रेटिंग किसे बोलते हैं? जब हम पटसन सनई को पानी में सड़ने के लिए छोड़ते हैं तो जूट अलग हो ढीला हो जाता है, बैक्टीरिया जो जल में मौजूद रहते हैं वो रेटिंग